अरशद साहब का इन्होंने जिक्र किया, वो मुझे भी अरशद साहब ने एक वाक़या सुनाया था। अरशद साहब ने कहा कि जी मैंने एक दिन सरकार को फ़ोन किया और मैंने कहा हुजूर मुझे कुछ पैसे चाहिए। आपने फरमाया कितने पैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा हुजूर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ये अब आप समझें 87-86 की बात, बड़े पैसे होते थे। तो उन्होंने कहा जी मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए। तो आपने कहा कि अच्छा कुछ और चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा नहीं सरकार मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। आपने कहा अच्छा चलो मिल जाएंगे तुम्हें। कहते वो फ़ोन बंद हो गया। मैं उसके बाद इंतज़ार में बैठा कि अभी कोई बंदा मुझे फ़ोन करेगा कि आए आके पैसे ले जाएं, या कोई बंदा मेरे पास आएगा और आके मुझे पैसे दे के जाएगा। कहते मैं ऐसे इंतज़ार में सो गया, रात हो गई सो गया। कहते जब मैं सुबह उठा तो वो पत्ती का काम किया करते थे अरशद साहब उन दिनों। कहते सुबह जब मैं उठा तो अखबार आई, तो अखबार में मैंने देखा कि रातों रात पत्ती के रेट डबल हो गए और मुझे पूरे 5 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। कहते मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा सरकार 5 लाख रुपए मिल गए हैं। तो आपने कहा खुदा की कसम अगर कल तुम मुझसे 2 करोड़ भी मांगते तो मैं तुम्हें दे देता। तो ये सरकार की जो है ना बड़ी ख़ास मेहरबानी है। मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मोहतरम डॉक्टर अज़हर वहीद साहब से। ये उन दिनों बिल्कुल नौजवानी में थे, या जब सरकार के पास ये है नौजवान ही, लेकिन उन दिनों ज़रा यंग मैन थे थोड़े से। तो माशाल्लाह ये हमने भी अपने लड़कपन में इनको देखा हुआ है। हाँ जी लड़कपन में मेरा भी लड़कपन ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। साहिबो, तसव्वुफ रूह दीन है और वासफियात रूह तसव्वुफ है। बात ये उम्मत मुस्लिमा पर जैसा करम मौलाना रूम ने किया था और फिर जैसा करम अल्लामा इकबाल ने किया है, और यकीन जानिए कि वासफियात भी उसी किस्म के करम का एक तसलसल है। ये देखिए आपने कितनी खूबसूरत बात की हुई है कि बड़ा खूबसूरत एक मायदा अदब बिछाया आपने और लिटरेचर के का टूल इस्तेमाल करके तो सारा दीन और सारा तसव्वुफ समझा कि ये देखिए कि यंग मैन आज का जो है वो कहते हैं मैंने कशफुल महजूब पढ़नी लेकिन मुश्किल है। तो अगर किसी ने कशफुल महजूब भी पढ़नी हो तो वो जो लोग इस वक्त सामने बैठे हुए माशाल्लाह वासफीन, वो इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए मुसाहिबीन को रश की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए कि इस वक्त हम यहाँ बैठे आप लोगों को निगाह रश से देख रहे हैं, इसलिए कि जिन लोगों ने देखा नहीं है, जो लोग किताब पढ़ कर आए हैं और जो तालीम से वाकिफ़ होकर आए हैं, या जिनके ऊपर आप समझें कुछ कल्बी वारदात हुई है, वो बातिनी निस्बत में पहले आ गए, जबकि हमने एक ज़ाहिरी निस्बत इख्तियार की और हम अभी बातिनी निस्बत की अभी सनद लेना बाकी है। बातिनी सनद की निस्बत जो है वो तब मिलेगी जब जोगी वेड़े आएगा। सुबह बात हो रही थी साहबजादा साहब से, तो मैं पूछ रहा था कि वहाँ क्या मौजू है और क्या गुफ्तगू है और किस नहज पे गुफ्तगू होनी है।
तो काशिफ भाई बता रहे थे कि वहाँ पे कोशिश करेंगे कि महफिल के हवाले से बात हो। तो पहले मैं ज़रा मुख्तसर तौर पर आपको बता दूं महफिल तक मैं पहुंचा कैसे। ये बात है 84 की बात है, जब आपने नए वक़्त में कॉलम लिखने का आगाज़ किया तो आपका सबसे पहला कॉलम था मोहब्बत। ये दिल दरिया समंदर का पहला मजमून है। तो जब मैंने मजमून पढ़ा तो मुझे चानन फौरन हो गया कि ये जो दानिश है ये ज़मीनी दानिश नहीं है, ये दानिश रब्बानी है, दानिश नूरानी है, ये कोई बुरहान है। बुरहान उसको कहते हैं कि इस किस्म की दलील होती है जो आपके दिल व दिमाग को बेक वक़्त मुतासर कर देती है, लेकिन ना ही आपका कल्ब किसी शक में आता है और ना ही दिमाग ही उस थीसिस का कोई एंटी थीसिस तैयार करता है। तो मजमून पढ़कर फिर मैंने ख़त लिखा सरकार को, जिसमें मैंने अपने कुछ सवालात लिखे हैं कि सर मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं खुद शनासी के सफ़र पर जाना चाहता हूँ। वो और जैसे नौजवान लोग लंबी लंबी बातें किया करते हैं, तो मैंने अपना वो तारुफ भी लिख दिया जी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में FSC कर रहा हूँ और मैं एग्ज़ाम देकर फ़ारिग हो चुका हूँ और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपने इसका जवाब मैं लिखा कि देखें तालीम पहले मुकम्मल करें फिर इल्म है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तालीम से फ़रार इख्तियार न करें। तो इस पर मैंने सोचा कि शायद आप जो है ना मुझे समझ रहे हैं मैं कोई नकम्मा सा तालिब इल्म हूँ। तो प्रोविजनल रिज़ल्ट आया हुआ था, तो मैंने वो अपने रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कापियाँ कराई। तो वो फ़ोटो कापियाँ जो है ना वो मैंने नेक्स्ट ख़त के साथ जो है ना मैंने भेज दी। तो ख़त के जवाब में ख़त का जवाब आप इतनी जल्दी नहीं दिया करते थे, एक ख़त के दरमियान समझे 1.5-2 माह के बाद जवाब आता था। तो आपका जवाब आया, जो ख़त यहाँ से शुरू होता था कि तुम्हारा सनद याफ्ता ख़त मिला और तेज़ रफ्तारी तुम्हारी उम्र का हक है। खैर किस्सा मुख्तसर, फिर वो 3 खतूत के तबादले के बाद फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखा। तो फ़ोन नंबर मुझे अभी तक याद है 415331 कि इस पर जो है ना फ़ोन करके तुम आ जाओ। तो ये बात है 13 जनवरी 85 की। तो मैं जब आपसे मिलने जा रहा तो मुझे नहीं यकीन था कि ये मेरा आज का जो सफ़र है मेरी ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजिंग को सफ़र है, कोई टर्निंग पॉइंट है। जैसे आपने फरमाया ना कि मैं जिससे मिला उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। और इसके बाद जो है ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे पहली मुलाकात ही में आपने अपनी मजलिस में महफिल में आने के लिए कह दिया कि भी जुमेरात को महफिल होती तुम आ जाओ। तो ये मैं आपको बता दूं कि असल में जो महफिल होती थी लोग जानते हैं कि वो कोई सादा वॉक इन किस्म की महफिल नहीं होती थी कि जो मर्जी आ जाए, बल्कि वो सिलेक्टेड लोगों के ऊपर पर मुश्तमिल होती थी आपके हाज़रीन। और जब तक आप खुद किसी को इनवाइट नहीं करते थे उस वक्त तक नहीं कोई आता था। और जुमेरात की महफिल में शामिल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2-3 हफ्तों के बाद फिर जुमे की भी महफिल की परमिशन मिल गई। और जुमे की महफिल होती थी बड़ी VVIP किस्म की। मैं इसलिए कह रहा हूँ VVIP किस्म की कि उसमें बड़े बड़े सक्का दानिश्वर होते थे, हनीफ रामे साहब, इशफाक साहब, इस किस्म के चोटी के दानिश्वर लोग होते थे। और जब वो सवाल करते थे तो मैं वो एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा गेम को देख रहा होता है ना, बैडमिंटन का, यूं करके देख रहा होता है कि ये सवाल कहाँ से आ रहा है, उसका जवाब कहाँ से आ रहा है। तो महफिल में ये था कि मैं गालबन मेरा ख्याल है कि शायद सबसे कम उम्र ही हूँगा और जुमे की महफिल में। तो अपने वो छोटे होने का फ़ायदा हमने खूब उठाया।
को वो फ़ायदा यूँ उठाया कि हर रोज़ ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पहुंच जाते थे। थोड़ी सी बड़ी उम्र के होते तो फिर शायद कुछ झिझक होती कि भाई देखो रोज़ नहीं जाना चाहिए। तो असल में लोग पूछते हैं कि जी आपकी करामतों के बारे में कुछ बताएं। तो करामतों में जो है ना कुछ तो वाक़यात है ना, यानी कि अगर मैं वाक़यात बयान करूँगा तो मुमकिन है कोई दानिश्वर या फ़लसफ़ी ज़हन उसको इत्तफ़ाक़ समझ ले कि जैसे जब मेरा दाखिला हुआ अल्लामा इक़बाल मेडिकल कॉलेज में, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि केई में हो जाए। तो जब दाखिला हुआ तो मैं बड़ी अफसरदा सी सूरत बना के हाज़िर खिदमत हुआ। मैं कह रही वो असर अल्लामा इक़बाल में हुआ है दाखिला। आपने कहा ठीक है। तो वो मैंने सिर्फ अभी 1.5-2 हफ्ते वहाँ पढ़ा, तो वो ये बारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने रूल चेंज कर दिया कि नहीं अब जो सीटें वेकेंट होंगी ना वो असल में टॉप से फिल होंगी। पहले यूँ हुआ करता कि जो भी मेरिट सीट होती थी लास्ट से फिल होती थी। तो उस वक़्त गवर्नमेंट का कानून ही चेंज हो गया। तो महफिल की बातें जो है ना असल में जैसे साहबजादा ने फरमाया था कि महफिल के हवाले से आपने बात कर रही हैं, तो महफिल की गुफ्तगू आपकी महज सवाल और जवाब नहीं होता था, बल्कि वो असल में समझे कि पूरी वारदात होती थी। और उसमें जब किसी सवाल का जवाब मिलता था तो वो ऐसे लगता था कि जैसे अब इसके बाद इसका जवाब नहीं हो सकता, जो कोई फाइनल स्टैंप लग गई है सवाल के ऊपर। मैं आपको बस मुख्तसर सा बता देता हूँ कि आप जब गुफ्तगू फरमाया करते थे महफिल में तो आप सुनने वालों को वहाँ ले जाया करते थे जहाँ की बात होती थी। तो वहाँ पर हमारा यानी कि हम सिर्फ ये हमारा शऊर मुंतकिल हो जाता था उस माहौल में, जिस ज़मानों में कहाँ की बात हो रही होती थी। तो महफिल में जो है मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया करता था। मुझे याद है मैंने शायद 2 या 3 सवाल किए होंगे। तो जो 2 सवाल जो किए मुझे अभी तक याद है, और उनका जवाब भी शायद आप अपने गुफ्तगू की किताबों में पढ़ा होगा। पहली महफिल में मेरा ये सवाल ये था कि सर जब कुछ जिक्र करता है तो बाज़ का जिक्र के दौरान जो डर क्यों पैदा हो जाता है, खौफ क्यों पैदा हो जाता है। तो इसका जो भी जवाब वैसे आपने देखा होगा गुफ्तगू में, तो आपने भाई देखो भी बात यह है कि जो बंदा बैठा होता है ना वेटिंग लिस्ट पर, तो उसको जब पता चलता है ना कि कॉल आने वाली है और तो डर के भाग जाता है। तो ये डर असल में खौफ है ये। दूसरा मुझे याद है कि काफ़ी अरसे के बाद मैंने एक सवाल किया कि सर ये रूह जो होती है, रूह इसका माँ बाप तो नहीं होता और अल्लम यलिद वलम यूलद है, लेकिन क्या रूह का साथी भी कोई होता है? मेरे ज़हन में किसी मखसूस कंपेनियनशिप की याद थी। तो अब मैं नहीं देखो बात अच्छा इसका जवाब तवील है, ये लोग आप लोग गुफ्तगू पढ़ लेंगे। रूह का साथी जो होता है वो फिर उसके साथ कोई फिजिकल कंपेनियनशिप नहीं हो सकती, और रूह का साथ सिर्फ रूह के साथ होता है। मैं कर रहा हूँ कि ये जो है मुझ जैसे एक छोटी उम्र के स्टूडेंट को इतना टाइम देना और इतना जो तवज्जो देना, ये समय करामत है आपकी। जैसे शायद मैंने कहीं पहले लिखा भी था कि अक्सर ऐसा भी होता था कि जब कभी शाम को मैं गया हूँ तो अंदर से कुछ मेहमानों की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ बर्तन चमचों की आवाज़ें आ रही हैं, और ऐसे लगता था जैसे शायद शौकत चाचू आए हुए हैं या कोई घर में मेहमान आया हुआ है। तो मैं सोचता था कि मैं इस वक्त क्यों आया हूँ मैं भला, मैंने तो इस वक्त आकर आपकी मुखिल हुआ हूँ मैं इस वक्त आकर। तो यकीन जानिए सामुईन वासिफीन कि आप मेहमानों को छोड़कर जो है तशरीफ़ ले आया करते थे, अपने दफ्तर से बात हो रही है और 5 मिनट 10 मिनट वो सारी बात सुनकर तो फिर इस बात तशरीफ़ लाया कर, यानी कि अगर आप मुझे
वहाँ से कहलवा भेजते कि भैया भाई जाओ उसको बोलो कल आए, तो चाहे 10 मरतबा ऐसे कह देते, मैंने कौन सा माइंड करना था। लेकिन ये जो तवज्जो है एक छोटे आदमी पर, छोटे बच्चे पर, तो जो मैं समझता हूँ ये जो किरदार की अजमत है, ये करामत है, और ये करामत से भी बड़ी चीज़ है कोई। मुख्तसरन जो है ये 13 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 85 से लेकर 18 जनवरी 93 तक का जो जो वक्त है, ये मेरे लिए ठहर गया है। यानी कि ये ऐसे लगता है जैसे ये वक्त जो है ना सीज हो गया, और फिर उसके बाद जी अब 3 डिकेड हो गए, और ये 3 डिकेड ऐसे लगता है जैसे 3 साल गुजरे हैं सिर्फ। तो मेरा शऊर जो है ना वहीं ठहरा हुआ है, वहीं ब्रेक लगी हुई, तहज्जुर में मैं वहीं पर हूँ। सरकार ने एक बार मुझे कहा कि तुम लिखा करो, वासिफ साहब ने फरमाया। अच्छा, ये जब मुझे आपने फरमाया तो चूंकि वो था शोर जवानी का था अंदर, तो दिल में ख्याल आया कि मैं ये वाला क्यों लिखूंगा, मैं जो भी लिखूंगा मैं खुद अपना लिखूंगा, मैं ये मुझे आप नहीं क्यों फरमाया, ये सिर्फ दिल में ख्याल आया। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, 30 साल के बाद बता रहा हूँ कि अब मैं जो कुछ भी लिखता हूँ यही होता है, वासिफ साहब ने फरमाया। जब मैं आपके पास जब गया हाज़िर खिदमत हुआ, तो उस समय मुख्तलिफ अदबी हलकों में जाया करता था, और अपनी कुछ नज़म नसर के हवाले से कुछ एक्टिविटी मेरी जारी थी। तो मैंने कहा जी मैं अपनी ना तहरीर की इस्लाह के लिए आया हूँ। तो आप मैं भी ये काम तो हम नहीं करते। मैंने कहा सर आपसे करते नहीं, लेकिन कर तो सकते हैं वैसे। कहते ठीक है, अगर मुझसे सलाह ले ली ना फिर लिखना छोड़ दो। फिर कुछ अरसा बाद जो है वो आपको याद होगा, रमज़ान में जो है, रमज़ान में जुमेरात की महफिल जो है ना जुमे को हुआ करती थी, और जुमे को 9 बजे 10 बजे शुरू होती थी। तो मुझे याद है एक मरतबा मैं जो है जुमे की महफिल जब थी रमज़ान में, तो मैं देख रहा था माशाल्लाह बड़ा खुशगवार महफिल थी और बड़ी अच्छी बात होती। मैंने बाहर निकलते वक्त ना बड़े चुपके से अर्ज़ किया कि सर वो जो आपने मुझे लिखने से रोका था, तो अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा बहुत लिख लिया करूँ। और सरकार मेरी तरफ देखकर मुस्कराए, कहते लिख लिया करो। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैंने वो डायरी वगैरह को लिखना शुरू की, तो एक दिन फरमाने लगे वो जो तुम लिखा करते थे वो डायरी मुकम्मल हो गई, और उसी दिन वो डायरी मुकम्मल हुई थी। जी मुकम्मल। कहते आप ऐसा करो, अब इसको शाये करवा दो। अच्छा, उस ज़माने देखिए मैं एक स्कूल टीचर का बेटा, और मिडिल क्लास हमारा घराना, तो उस ज़माने में किताब छपवाना एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट था। शुक्र है घर वालों की तरफ से भी कोई ताउन था, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर उन्होंने कहा किताब छपवाने का तो बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास फिर वो ना सरकार के पास हाजिरी का एक गोया सरकारी बहाना बन गया, सरकारी बहाना मिल गया कि मैं हर रोज़ जो है तहरीर की इस्लाह के बहाने हर रोज़ 2 फुल स्केप के पेपर जो हैं और डायरी से नकल करके लेकर जाया करते थे, और आपके सामने रखा करते, और आप उस पर कभी इस्लाह फरमाते थे, कभी कहते थे ठीक है बस कल आना। तो जब हमारा इस तरह मेरा समझे रोज़ जाने का ना बहाना बन गया इससे। तो वो जो है जब आप करेक्शन फरमाया करते थे, तो कहते ये क्या लिखा है भाई, देखो या तो बात नहीं हो, या फिर बात को पेश करने का अंदाज नहीं आओ। तो ये हमारी एक लिखने की इस तरह प्रैक्टिस शुरू हो गई। और माशाल्लाह जब वो किताब आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपके हुक्म से, तो मुझे ना अक्सर ख्याल आता था कि ये किताब आपने क्यों छपवा दी, क्योंकि मेरा भी ये ख्याल था चले कभी लिखते रहेंगे तो जब कभी होंगे बूढ़े तो किताब छप जाएगी।
अच्छा, इसके बाद ऐसा हुआ कि जब शादी हुई, बच्चे हुए, प्रोफेशन में आ गए, तो इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई कि अगर वो किताब आप शाये ना करवाते, हुक्मन ना शाये करवाते, तब तो मैं शायद लिखना छोड़ देता। अब वो किताब आई हुई थी तो उस वजह से ऐसे होता था कि मेरे वो कारी ने पूछा करते थे भी वो दूसरी किताब कब आ रही है, और तो लिखने की एक कंपल्शन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जारी रही। ये जो वारदात है, गुफ्तगू को मैं कहता हूँ कि वारदात होती थी गुफ्तगू, कि उसमें जो है जब भी कोई दीन का सवाल होता था या दुनिया का सवाल होता था, तो जो जो वजाहत हो जाती थी आपकी, उसके बाद कभी ज़हन की गोशे में नहीं आती थी बात, को ऐसी कि इसका का जवाब कोई इसके अलावा भी हो सकता है। या मैं कर रहा हूँ कि कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, चाहे दीन की हो या दुनिया की हो, तो बस एक ज़हन में होता था कि गुलशन रावी में जाएंगे आपके पास तो मेरे ये सारे मसले हल हो जाएंगे। और अक्सर औकात ऐसे होता था, चाहे कोई ज़ाहरी उलझन होती थी या कोई ख्याल की उलझन होती थी, जो ही मोटरसाइकिल जो है समनाबाद चौक से आगे जानी, तो इसके बाद से वो सारा मतला जहन में साफ होना शुरू हो जाना। और हाजिर खिदमत होते थे तो कहते हाँ भाई कैसे आए हो, तो मैंने शर्मिंदा हो गया कहना कि सर वो मैंने फ़ोन पर टाइम तो लिया था आने का, लेकिन वो मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मसला हल हो गया। चलो ठीक हो गया। असल में गुफ्तगू तो बहुत है, बस मैं आपको एक 18 जनवरी का मैं एक आपको बात बताकर तो फिर मैं रुख्सत लेता हूँ कि 18 जनवरी की शाम को, अच्छा देखिए मैं आपको बड़ी मुख्तसर बात बता दूँ कि जिन दिनों आप की तबीयत नासाज थी, उन दिनों ऐसा हुआ कि एक कुछ रिपोर्टें आई हैं आपकी किडनी से मुतल्लिक। तुम्हारे डॉक्टर आसिफ थे उस वक़्त, तो जब रिपोर्टें आई तो डॉक्टर साहब के चेहरे पर ना कुछ अफसरदगी के असरात आए कि ये मतलब जैसे मैंने देखा बड़े डॉक्टर साहब डिप्रेस हो गए। तो आपने उनको डांटते हुए कहा कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो ये रिपोर्ट में। देखो भी बात ये हमारा मामला जो ना उस तरह का नहीं है जिस तरह का तुम समझ रहे हो। भाई हमारा मामला ये है कि हमने जब जाना है तो लोगों ने ढोल बजाने हैं, लोगों ने मुबारकबाद पेश करनी कि सफ़र कामयाब हो गया। फुज़ तो बिरब्बी काबा की एक मैं समझता हूँ कि एक तफसीर को आपने बता दी, फुज़ तो बिरब्बी काबा कैसे कहा जाता है। मैं इस कहता कि 18 जनवरी को जो है मैं अपने रूम हॉस्टल में शाम का खाना खा रहा था, हाउस जॉब कर रहा था उस ज़माने में। तो इतने में फ़ोन आया, उस ज़माने में फ़ोन दूसरे होते थे। वो उसने कहा कि आपका फ़ोन है, तो डॉक्टर तलत हमीद की कॉल थी। तो डॉक्टर तलत ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करें, समनाबाद से अली भाई को लेकर गुलशन रावी पहुँच जाएँ। अच्छा मैं उस वक्त एकदम ठीक ठाक किया। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ कि डॉक्टर होने के बावजूद आप इतनी मतलब इतने मतलब दाखिल भी हुए, फिर बाहर भी तशरीफ़ ले गए, लेकिन कभी किसी ज़हन के गोशा शऊर में नहीं आता था कि कभी आप जुदा भी होंगे हमसे। यानी कि हम लोग समझा करते नहीं ये सब बीमारी शुमारी रिपोर्टें ऐसे ही हैं, आप कभी भी जुदा नहीं होंगे, और तो वाकई आप जुदा नहीं हुए। अच्छा मैं कह रहा था कि जब मैं शाम को पहुंचा तो उस वक़्त जब मैंने देखा कि लोग जमा हैं और मैं जो है मखदूम भाई के कंधे पर, मुझे याद है कंधे से लगकर, तो मैं रो रहा था। अच्छा और मैं जो जुमला बोल रहा था मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ये उस कैफियत को और इस एसोसिएशन को ना, मैं बार बार मखदूम भाई के कंधे से लिपट कर मैं कहा मेरा अब कौन है इस दुनिया में, मेरा कौन है इस दुनिया में। यानी कि उस वक्त मेरे और मुझे मखदूम भाई तसल्ली दे रहे थे। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद से ना मालूम हुआ कि वाकई जैसे आप अपनी ज़ाहरी हयात में सारे मसाइब और मुश्किलात को अपने सर लिया हुआ था, तो इस वक्त मैं 30 साल के बाद भी मैं आपको बड़े वसूख से बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने मेरे ज़ाहरी और बातिनी मुश्किलात सब के सब आपके ज़िम्मे हैं।